हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 12th फेल मूवी की सच्चाई बताने जाऊंगा। फ्रेंड्स, यह मूवी एक फेक मोटिवेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, फेक मोटिवेशन से आपको बचना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फेक मोटिवेशन वह चीज़ होता है जिसमें कि किसी आप ऐसे क्षेत्र में कार्य करने के लिए पूरे लगन से मोटिवेट हो जाते हैं जहां पर आपकी असफलता 100% तय होती है। फ्रेंड्स, अगर आप असफल हो भी गए तो भी चिंता की कोई बात नहीं होती है फ्रेंड्स, लेकिन आपके इस असफलता के साथ ही साथ आपके जीवन के महत्वपूर्ण समय 10 साल से 15 साल के मध्य के समय जो कि आपकी जवानी का समय होता है वो चले जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आपकी बहुत सारे पैसों की बर्बादी भी होती है इसी फेक मोटिवेशन के चलते। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लीजिए आप कोई एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आप उस तैयारी में सफल नहीं होते हैं, कहीं से उधारी लेकर आप तैयारी कर रहे होंगे, तो फ्रेंड्स अगर आप असफल हो गए तो आपकी समय की भी बर्बादी होगी और पैसे की भी बर्बादी होगी। इसलिए आपको पैसा किसी ऐसे जगह लगाना चाहिए जहां पर आपकी सफलता 100% तय हो, ना कि आपकी असफलता 100% तय हो। और 12th फेल मूवी यह फेक मोटिवेशन का ही एग्जाम्पल है जिसमें कि आप मोटिवेट होकर सफल होने की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपकी असफलता इसमें 100% तय रहेगी। फ्रेंड्स, आपने सुनील शेट्टी की धड़कन मूवी तो देखी ही होगी जिसमें कि सुनील शेट्टी कहता है कि मैंने कैसे 50 रुपए से 500 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। फ्रेंड्स, यह बात 100% झूठ है। अगर आपके जेब में पैसा रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पैसा का एक प्राइमरी सिद्धांत है कि पैसा ही पैसे को बनाता है। अब फ्रेंड्स सुनील शेट्टी की बात करते हैं। वह बोलता है कि तुमको पता है मैंने किस तरीके से 50 रुपए से 500 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। मैं चलता था, गिरता था, थक जाता था, फिर चलता था और चलते चलते मैंने 500 करोड़ बना दिए। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा तो हुसैन बोल्ट चला है, उससे ज़्यादा दौड़ा भी है, कई ओलंपिक के रिकॉर्ड भी बना है, लेकिन फ्रेंड्स हुसैन बोल्ट तक 50 रुपए से 500 करोड़ रुपए बनाने में सफल नहीं हो पाया, तो क्या सुनील शेट्टी सफल हो पाएगा? फ्रेंड्स, इसी तरीके से ही एक फेक एग्जाम्पल आपने इंटरनेट में बहुत पढ़ा होगा जो कि बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि बिल गेट्स एक लकड़हारा का लड़का था। एक लकड़हारा का लड़का अगर इतना आगे बढ़ सकता है तो हम इतना आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? फ्रेंड्स, यह बात बिल्कुल गलत है। बिल गेट्स एक लकड़हारा का लड़का नहीं था। बिल गेट्स के पिताजी एक बहुत बड़े वकील थे और उनके इस प्रोफेशन के चलते ही बिल गेट्स को यह सब जानकारी मालूम करने में सफलता हासिल हुई कि अगर मुझे एक नया कंपनी खोलना हो, चाहे कोई भी फील्ड कंपनी हो, सॉफ्टवेयर कंपनी हो, हार्डवेयर कंपनी हो या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी हो, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स को कौन से ऑफिस सबमिट करना पड़ता है और उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स के साइन लगेंगे। फ्रेंड्स, एक वकील को ही पता होता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसके चलते बिल गेट्स को यह सब बात जानने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि बिल गेट्स के पिताजी एक लकड़हारा नहीं थे बल्कि उसके पिताजी एक बहुत बड़े वकील थे। वह एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखते थे, ना कि किसी गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फैक्ट के आधार पर प्रूव करूंगा कि आईपीएस मनोज कुमार शर्मा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते थे। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के पिताजी एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे। फ्रेंड्स, अब आपके सामने यह भी बात जानना जरूरी है कि किसी भी फैमिली में ओनली एक पर्सन की सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसकी पूरे फैमिली के कैसे वारे न्यारे लग जाते हैं। पूरे फैमिली का एक रहन सहन का जो स्टेटस होता है, रहन सहन का स्टेटस कहाँ पहुँच जाता है। तो फ्रेंड्स, आप खुद बताइए, उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे और क्लर्क तो थे ही साथ उनके पिताजी में इतना दम था कि वह अपने ऑफिसर को चप्पल फेंक के मार सकते थे। सोचिए फ्रेंड्स, मनोज कुमार शर्मा के पिता के खाते में कितना पैसा रहा होगा जो कि अपने ऑफिसर को चप्पल मारने से भी नहीं चूके। उनको पहले से पता था कि चप्पल मार भी दूं तो क्या होगा, मैं केस लड़ दूंगा। सोचिए फ्रेंड्स, मनोज कुमार शर्मा के पिताजी के खाते में कितना पैसा रहा होगा कि वह
केस लड़ने से नहीं डरते थे, कोर्ट कचहरी की चीज़ों से नहीं डरते थे, दबंगई कायम रखते थे। फ्रेंड्स, यह सब गरीबी का नहीं, एक अमीर व्यक्ति का एग्जाम्पल है। सरकारी नौकरी के साथ ही साथ उनके पिताजी के पास खेती बाड़ी भी थी, पशु भी था, साथ ही साथ उनके पिता के माँ को पेंशन भी मिलता था, जिससे कि हमको ज्ञात होता है कि मनोज कुमार शर्मा के पिताजी अगर सरकारी नौकरी में नहीं भी होते तो भी उनका गुजारा बहुत अच्छे तरीके से जरूर हो जाता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनोज कुमार शर्मा के घर में बंदूक भी था। फ्रेंड्स, आपने गांव में बहुत सारे अमीर किसान तो देखे होंगे, लेकिन कितने सारे अमीर किसानों के घर में बंदूक देखा होगा। इससे प्रूफ होता है कि मनोज कुमार शर्मा के पिता एक अमीर व्यक्ति तो थे ही, लेकिन अमीर के साथ साथ दबंग भी थे। फ्रेंड्स, मनोज कुमार शर्मा के घर में कविताएं पढ़ी जाती थी मोटिवेशन के लिए। एक गरीब घर में कहीं भी इस प्रकार की कविता पढ़ने का चलन मुझे दिखाई नहीं देता है। यह चलन तो एक बौद्धिक क्षमता रखने वाले अच्छे खानदान के लोगों में ही पाई जाती है, ना कि गरीब मजदूर फैमिली में इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है। फ्रेंड्स, आप 12th फेल मूवी देखने के बदले अगर 12th फेल उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि जो उसकी दादी का कहानी था कि उसकी दादी मनोज को पैसा दे के पूरा भेजती है और बोलती है कि तू अब ऑफिसर बन के ही लौटना, और उसका पूरा पैसा चोरी हो जाता है। तो मनोज कुमार शर्मा दर दर की ठोकरें खाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी पूरी तरीके से फेक है। आप 12th फेल मूवी देखने के बदले 12th फेल उपन्यास पढ़ लीजिए, तो वहां पर आपको सच्चाई पता चलेगी कि उसका बैग कभी चोरी हुआ ही नहीं था, और बैग चोरी होने के चलते दर दर की ठोकरें वो कभी खाता भी नहीं था। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस फिल्म में किस तरह से बहुत सारे इत्तेफाक एक साथ होते जा रहे हैं, जिसके चलते मनोज कुमार शर्मा एक आईपीएस ऑफिसर बनने में सफल हुए। और फ्रेंड्स, मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी के साथ इस प्रकार के इत्तेफाक हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस किस प्रकार के इत्तेफाक मनोज कुमार शर्मा के साथ हुए थे। सबसे पहले हम मनोज कुमार शर्मा का किस्मत उसके पढ़ाई के अलावा और कहां कहां साथ दे रहा था, हम यह देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्वालियर में प्रीतम पांडे नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि उसे अपने साथ दिल्ली ले जाकर पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रीतम पांडे उसको अपने साथ लेके जाता, अपने घर का झाड़ू पोछा करवाता, कपड़े धुलवाता, खाना बनवाता, इस प्रकार के नौकर चाकर का काम करवाता। लेकिन मनोज कुमार शर्मा की किस्मत अच्छी थी कि प्रीतम पांडे जैसा सही इंसान उसको मिला, जो कि उसके पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए तैयार हो गया। दूसरा इत्तेफाक हमको वहां पर देखने को मिलता है जब होटल का मालिक मनोज कुमार शर्मा को खाना खिलाने तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए कि यह चंबल क्षेत्र की बात है। चंबल क्षेत्र में ऐसा होता है कि निचली जाति के लोग ब्राह्मण जाति के लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ पर निचले जाति में यह मान्यता होती है कि ब्राह्मण जाति की सेवा करने पर, उनको दान दक्षिणा देने पर, खिलाने पिलाने पर पुण्य का भागीदारी बनते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि होटल के मालिक के सामने मनोज कुमार ने जब अपना पूरा नाम मनोज कुमार शर्मा बताया होगा, तो होटल का मालिक जाति से, किस्मत से बनिया मिल गया होगा और उसने फ्री में उसको खाना खिला दिया होगा। और वहाँ पर यह भी हो सकता है कि कोई बात नहीं, हम ब्राह्मण जाति को खाना खिलाते हैं, दान पुण्य काम करते हैं, ऐसा हुआ होगा। फ्रेंड्स, सोचिए कितना अच्छा बात है कि मनोज कुमार शर्मा का किस्मत प्रीतम पांडे के सामने भी साथ दे रहा है और होटल के मालिक के सामने भी साथ दे रहा है, क्योंकि मनोज कुमार शर्मा चंबल क्षेत्र का ब्राह्मण है और होटल का मालिक चंबल क्षेत्र का बनिया होगा। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि मनोज कुमार शर्मा लड़की पटाने में एक्सपर्ट था। फ्रेंड्स, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लड़की पटाने में एक्सपर्ट तो होते ही हैं और साथ ही साथ लड़की के पैसा में ऐश करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। फ्रेंड्स, इस बात की क्या गारंटी है कि मनोज कुमार शर्मा की गर्लफ्रेंड ने उसके पढ़ाई लिखाई में उसका आर्थिक सहयोग नहीं किया होगा? क्यों? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है लड़की के दिमाग में ऐसा ख्याल आया होगा कि मैं भी श्रद्धा जोशी ब्राह्मण हूँ, ये भी मनोज कुमार शर्मा ब्राह्मण है, अभी इसके पढ़ाई लिखाई में सहयोग कर देती हूँ, फ्यूचर में इसका मैं तो शादी होना ही है। मुझे पूरा संभावना लगता है कि मनोज कुमार शर्मा की पढ़ाई लिखाई में
इसकी गर्लफ्रेंड का भी आर्थिक सहयोग रहा होगा। अब आप मेरे से पूछेंगे कि इसकी गर्लफ्रेंड अगर इसका आर्थिक सहयोग करती थी तो मनोज कुमार शर्मा आटा पीसने का काम क्यों करता था? फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मनोज कुमार शर्मा के पिताजी का हाई कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक है। अचानक हो सकता है कि बहुत बड़ा पैसा की जरूरत केस लड़ने के दौरान पड़ा होगा, जिसके चलते मनोज कुमार शर्मा के पिताजी उनको पैसा नहीं दे पाए होंगे और वहाँ पर मनोज कुमार शर्मा की उनकी गर्लफ्रेंड से भी झगड़ा हो गया होगा, जिसके चलते बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि कुछ समय के लिए उनको मजबूरी में आटा पीसने का काम करना पड़ा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मनोज कुमार शर्मा ने कोई बहुत लंबे समय तक आटा पीसा होगा, क्योंकि एक बार झगड़ा होने के बाद दोबारा लड़की से दोस्ती भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मनोज कुमार शर्मा ने 6 महीना या 1 साल से ज़्यादा आटा पीसने का काम नहीं किया होगा, क्योंकि इस दौरान उनके पिताजी के पास कहीं से पैसा का इंतजाम भी हो गया होगा और ये भी पॉसिबल है कि मनोज कुमार शर्मा की गर्लफ्रेंड का दिल मनोज की तरफ वापस पिघल गया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके सामने ऐसा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल पेश कर दूंगा जिनकी पूरी लाइफ संघर्ष से बीती है। 6 महीने का तकलीफ तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। आप धीरू भाई अंबानी को जानते हैं, उन्होंने अपने पैसा कमाने की जर्नी की शुरुआत अपने गांव में आलू गुंडा बेचकर किया था। क्या आप वॉरेन बफेट को जानते हैं? वो दूसरों के घर में न्यूज़पेपर पहुंचाने का काम करते थे। अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वह एक चाय वाला थे, लंबे समय तक चाय बेचने काम करते थे, ना कि 6 महीने तक कहीं तकलीफ बर्दाश्त किए थे। इसलिए मनोज कुमार शर्मा के द्वारा बर्दाश्त किए गए एक अल्पकाल का खराब परिस्थिति से आप मोटिवेट ना हो, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। अब इतना सब बताने के बाद भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर तो ऐसे होंगे ही जिन्होंने जिद ठान ली होगी कि मुझे आईपीएस बनना ही बनना है, आईएएस बनना ही बनना है। तो उनके लिए मैं एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मजदूरी करते हुए आईएएस का प्रिपरेशन, आईपीएस का प्रिपरेशन करने से बेहतर ये होता है कि आप एक छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब करते हुए यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। फ्रेंड्स, आप आईपीएस ऑफिसर प्रेम सुख डेलू का नाम तो सुने ही होंगे। ये प्रेम सुख डेलू पहले पटवारी का काम किया करते थे। पटवारी के काम करने के साथ ही साथ इन्होंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया और प्रिपरेशन करते करते यह आईपीएस ऑफिसर बनने में सफल हुए। फ्रेंड्स, मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को भी जानता हूं जो कि वर्तमान में आईएएस आईपीएस हैं, लेकिन 5 साल पहले, 10 साल पहले वो कोई गवर्नमेंट टीचर का काम करते थे, कहीं पढ़ाने काम करते थे, कहीं कोचिंग क्लास से पढ़ाने काम करते थे। अरे फ्रेंड्स, G5 का एक वेब सीरीज है, परीक्षा नाम से वेब सीरीज आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। उस मूवी में जो एक आईपीएस ऑफिसर है वह फिजिक्स में पीएचडी था। जब उसने उस बालक का पढ़ाई लिखाई में मन देखा तो खुद आईपीएस ऑफिसर पूरे झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों को पढ़ाई लिखाई का काम करवाते थे, बच्चों को पढ़ाने काम करवाते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, आईएएस आईपीएस बनने से पहले मैक्सिमम लोग का ऐसा होता है कि क्लर्क का बैकग्राउंड होता है या टीचर का बैकग्राउंड होता है। इसलिए अगर आपको रियलिटी में इंटरेस्ट है यूपीएससी क्लियर करने में, तो मजदूरी करते हुए यूपीएससी क्लियर ना कीजिए, बल्कि पढ़ाई लिखाई की फील्ड में एक अच्छे पोजीशन में पहुंचिए और एक अच्छे स्टेटस वाले, सामाजिक स्टेटस वाले जॉब करने के साथ ही साथ अपनी यूपीएससी का प्रिपरेशन बरकरार रखे रहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मनोज कुमार शर्मा के एजुकेशनल बैकग्राउंड में ऐसे कौन से बहुत सारे इत्तेफाक है जो कि आपके जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, मनोज कुमार शर्मा एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ही मिलेगा। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि आपकी बचपन से पढ़ाई तेलुगु मीडियम में हुई हो और आप तेलुगु में एक्सपर्ट हो, ना कि हिंदी में एक्सपर्ट हो। भले ही ऐसा पॉसिबल है कि आप मनोज कुमार शर्मा से ज़्यादा भी टैलेंटेड हो, हर एक फील्ड ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन आपके तेलुगु एक्सेंट के चलते जब आप इंग्लिश में भी बात करते हैं
तो आपके इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में वो तेलुगु एक्सेंट झलकता है। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि जो तेलुगु में बात करते हैं बचपन से और जो तेलुगु बैकग्राउंड्स होते हैं, जब वो इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश इस तरीके की बात करेंगे कि प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक्स होगा। जैसे कि वो 5 को 5 बोलेंगे, जैसे कि वो 7 को 7 बोलेंगे। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक तेलुगु बैकग्राउंड से आप होंगे और मनोज कुमार शर्मा से ज़्यादा टैलेंटेड होंगे तो भी आपका यूपीएससी में चयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एडवांटेजेस के श्रेणी में काफ़ी नीचे आते हैं। और मनोज कुमार शर्मा हिंदी बैकग्राउंड से होने के चलते काफ़ी ऊंची पोजीशन में आते हैं। यहाँ हमको यह देखने को मिलता है कि जिसने इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी क्लियर कर लिया है वह मनोज कुमार शर्मा को यूपीएससी क्लियर करने की टिप्स दे रहा है, किस तरीके से यूपीएससी पास किया जाए उसकी स्ट्रेटेजी बता रहा है। फ्रेंड्स, मैंने तो कभी देखा नहीं है कि जो खुद पास किया हुआ बंदा है खुद वो बता रहा है कि किस तरीके से पढ़ाई लिखाई करो। तो यहाँ पर मनोज कुमार शर्मा के सामने एक पूरा सीढ़ी रखा हुआ है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। यहाँ पर हमको एक और बात देखने को मिलता है कि जब मनोज कुमार शर्मा का यूपीएससी का मेंस होने वाला था तो उसी मोहल्ले में एक और दूसरा बंदा था जो कि 6 बार यूपीएससी में फेल हो चुका था। वह मनोज कुमार शर्मा के लिए हर एक चीज़ का इंतजाम करते हैं। वह उसके 12 घंटा पढ़ाई करने के लिए एक पर्सनल रूम का इंतजाम करते हैं, उसके रूम में नौकर चाकर का इंतजाम करते हैं जो उसके रूम में झाड़ू पोछ लगाए, उसके लिए खाना बना के दे। पूरा पढ़ाई लिखाई का उनका इंतजाम किया जा रहा है और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मनोज कुमार शर्मा तकलीफ से आगे बढ़े हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी सफलता की सीढ़ी ऑटोमेटिक बनते जा रही है गौरी भैया के रूप में। सबसे बड़ा इत्तेफाक तो मुझे यह दिखाई देता है कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू बोर्ड था उसने मनोज कुमार शर्मा के प्रति काफी ज्यादा सहानुभूति दिखाई थी। जब हम इंटरव्यू बोर्ड के बिहेवियर को देखते हैं तो वहां पर हमको पता चलता है कि सहानुभूति जरूरत से ज्यादा दिखाई जा रही है। फ्रेंड्स, आप ये बताइए ऐसा कितने विद्यार्थियों के साथ होता है कि उनको इंटरव्यू से वापस भेज दिया जाए, यू में गो नाउ बोल दिया जाए, फिर एक और मैडम कहती है कि मनोज प्लीज बाहर वेट कीजिए, हम आपको कुछ देर बाद बुलाएंगे। यहाँ पर मनोज के संग इतना बड़ा इत्तेफाक हो रहा है, इतना अच्छा बिहेव हो रहा है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, क्या आपको दिखाई नहीं देता है? फ्रेंड्स, अगर इंटरव्यू बोर्ड सही तरीके से काम करता तो कुछ इस प्रकार से बिहेव करता जो कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में पेश करने जा रहा हूं। यहां पर हमको यह दिखाई देता है कि मनोज कुमार शर्मा इंग्लिश में काफी वीक थे। जब वे ऐसे लिख रहे थे अपने मेंस में तो टूरिज्म इन इंडिया नाम से क्वेश्चन आया था, लेकिन उन्हें टेररिज्म इन इंडिया नाम से आंसर लिख दिया था, वो लंबा लंबा आंसर। सोचिए फ्रेंड्स, एक यूपीएससी क्लियर करने वाला इंसान जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो सिंपल सा क्वेश्चन को नहीं पढ़ पा रहा है। फ्रेंड्स, एक 12th क्लास के बच्चे को भी अगर यह पेपर दिया जाए और कहा जाए टूरिज्म इन इंडिया के ऊपर लिखो तो 2 पेज का तो वो भी लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे एक यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला बंदा क्वेश्चन को पढ़े बिना सीधा आंसर लिखे जा रहा है। टूरिज्म इन इंडिया लिखने के बजाय टेररिज्म इन इंडिया लिखे जा रहा है। उसके इंग्लिश का वीक होने का दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ हमको इंटरव्यू बोर्ड में यह दिखाई देता है कि वहां पर प्रोवोकेटिव सेंटेंस नाम से एक वर्ड बोला जाता है और मनोज कुमार शर्मा इसका मीनिंग पूछना चालू करते हैं। अरे भाई, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, द हिंदू न्यूज़पेपर तो पढ़ते होगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, भले आप हिंदी मीडियम से हो, लेकिन इतना न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको एक सिंपल सा सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता था। सच अ प्रोवोकेटिव सेंटेंस, कमाल है यार। मुझे तो बहुत बड़ा इत्तेफाक लगता है कि बोलचाल के भाषा में प्रयोग होने वाले वर्ड का मतलब नहीं बता पा रहा है मनोज कुमार शर्मा। एक और मुद्दा यह है कि यहाँ पर जब इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया कि आप 12th में फेल किए हुए तो वहाँ पर मनोज कुमार शर्मा ईमानदारी का परिचय देते हुए अपना पास्ट बता देता है कि उनके स्कूल में नकल होता था और नकल के चलते एक समय पास नहीं हो पाए थे। जब डीएसपी उनको पकड़ लिया था, उनके सारे के सारे बच्चे फेल हो गए थे।
तो डीएसपी का उन्होंने सीख सबके सामने रखा कि डीएसपी ने कहा था कि ईमानदारी से प्रिपरेशन करो, बिना नकल के पास करो। इसलिए मैं फेल हो गया था, पिछले बार कहा था, लेकिन दूसरी बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो पास हो गया कहा। यहाँ पर मेरे को एक और बहुत बड़ा मिस्टेक दिखाई देता है। यार, तुमने डीएसपी से सीख लिया है कि ईमानदारी से आपको एग्ज़ाम देना है, तो ईमानदारी से आपको एग्ज़ाम देना है, तो फाइल होने के बाद जुलाई महीने से आपने प्रिपरेशन चालू कर दिया होगा। जुलाई महीने से आपने 12th का प्रिपरेशन चालू किया, फिर मार्च आते आते आप ईमानदारी से प्रिपरेशन करते भी लाए क्या हो? ओनली 3rd डिवीजन लाए हो। मात्र 2 महीने में भी जो पढ़ाई लिखाई करता है वो भी फर्स्ट डिवीजन लेके आता है। यार, आपका बताइए क्या हो रहा है? आपने डीएसपी से सीख लिया है, ईमानदारी से कार्य करना है, सीख लिया है, लेकिन आपका 12th में 3rd डिवीजन परसेंटेज आता है, आपका ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन परसेंटेज आता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि डीएसपी से मनोज कुमार शर्मा ने कुछ सीख लिया था कि नहीं लिया था। अगर सीख लिया था तो 12th में 3rd डिवीजन और ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन कैसे आ रहा है? इंटरव्यू बोर्ड ने इतने बड़े पॉइंट्स को मिस कर दिया, जो कि फाइल करने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, काफ़ी है मनोज कुमार शर्मा को फाइल करने के लिए। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड की सहानुभूतिपूर्ण रवैये के चलते मनोज कुमार शर्मा यहाँ पर आगे बढ़ते गए, क्लियर होते गए। अब आगे कुछ बात बताता हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है कि इंटरव्यू बोर्ड ने उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया इसलिए अपनाया होगा क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड अंबेडकरवादी विचारधारा का पालन करता होगा। अंबेडकर का कहना था कि समाज के सभी वर्ग से प्रतिनिधित्व रहना जरूरी है, एसटी एसी से भी प्रतिनिधित्व रहना जरूरी है, सभी गवर्नमेंट जॉब में समाज के सभी वर्ग से प्रतिनिधित्व रहना जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मनोज कुमार शर्मा को सही समय में सही इंटरव्यू बोर्ड मिल गया। अब इंटरव्यू बोर्ड अम्बेडकरवादी विचारधारा को पालन करने वाला होगा, उनके दिमाग में ये रहा होगा कि सभी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व आईएएस आईपीएस में जरूरी है। तो उन्होंने देखा होगा कि चंबल क्षेत्र से तो ओनली डाकुओं का प्रतिनिधित्व रहता है, लेकिन यह यूपीएससी क्लियर करके हमारे सामने इंटरव्यू में बैठा है, तो क्यों ना इसे एक चांस देके दिया जाए, क्यों ना इसे एक चांस देके देखा जाए कि चंबल क्षेत्र से एक डाकू के बदले एक आईपीएस ऑफिसर निकलता है तो कितना अच्छा कार्य करेगा। तो अंबेडकरवादी विचारधारा के चलते ही यूपीएससी बोर्ड ने नरम रवैया अपनाया और समाज के सभी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह सिद्धांत का पालन करते हुए चंबल क्षेत्र से भी एक आईपीएस की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसा इंटरव्यू बोर्ड का विचार था, जिसके चलते वह मनोज कुमार शर्मा के लिए एक बहुत ही लाभदायक कार्य सिद्ध हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको यह भी जानना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की कहानी और समय की कहानी साथ साथ चलती है। उसके सफलता और असफलता में समय का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आपने सन 2009 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी और उस समय आपकी जॉब नहीं लगी, तो आप यह मत सोचिए कि आप टैलेंटेड नहीं थे। आप 2005 में क्लियर करने वाले लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन आपकी जॉब भी नहीं लग पाई थी क्योंकि उस समय रिसेशन का माहौल था, सभी कंपनियां छटनी कर रही थी। तो आपका जॉब लगता तो कैसे लगता? आप गलत समय में पास हुए हो और वहाँ पे जॉब मांग रहे हो, तो आपकी जॉब कैसे लगेगी? सेम ऐसा ही एग्जाम्पल 2018 में तब सामने आया था जब जेट एयरवेज बंद हुआ था। अब 2019 में आपने सीपीएल कोर्स कंप्लीट किया होता और आप पायलट बनना जाना चाहते, तो आपके लिए पायलट का पोस्ट ही अवेलेबल नहीं था। क्यों? जेट एयरवेज के बंद होने के चलते सारे एयरलाइन स्टाफ बेरोजगार हो गए, जिसके चलते पायलट की पहले से ही कोई कमी नहीं रह नहीं गई थी। पहले से ही 10-10 साल एक्सपीरियंस पायलट जो कि जेट एयरवेज में काम कर चुके हैं और वो बेरोजगार हो चुके हैं, तो न्यू कंपनी अगर आपको जॉब में लेगी तो 10 साल एक्सपीरियंस वाले को लेगी कि आप अभी जो न्यू निकले हैं सीपीएल कोर्स करके आपको लेगी। यही होता है समय और व्यक्ति के जीवन रेखा की साथ साथ चलना। समय और उसके सफलता की कहानी एक दूसरे को क्रॉस करती है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया इंटरव्यू बोर्ड के बारे में, किसी व्यक्ति की कहानी और समय की कहानी साथ साथ चलती है
और एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो मनोज कुमार शर्मा का किस्मत अच्छा था कि सही समय में उसको सही इंटरव्यू बोर्ड मिला, जो कि अम्बेडकरवादी विचारधारा का था, जो कि समाज के सभी क्षेत्र से लोगों की नियुक्ति करना चाहता था, जो कि यह चाहता था कि चंबल क्षेत्र से आज तक डाकुओं की भर्ती हुई है, आज हम आईपीएस ऑफिसर की भी भर्ती करके देखते हैं। तो समझ गए फ्रेंड्स, इतने सारे इत्तेफाक होते जा रहे हैं, एक साथ होते जा रहे हैं, जिसमें मनोज कुमार शर्मा की भी गलती नहीं है और इंटरव्यू बोर्ड की भी गलती नहीं है। मनोज कुमार शर्मा सही समय पर सही जगह पर मौजूद थे, जिसके चलते उनको फायदा मिल रहा है। उनकी किस्मत उनकी साथ दे रही है। आपकी किस्मत आपकी साथ नहीं देगी। किस्मत इतनी बड़ी चीज होती है कि सही समय पर सही जगह मौजूद रहने पर आपको बहुत बड़ा फायदा भी मिल सकता है और गलत समय में गलत जगह पर मौजूद रहने पर आपकी मौत भी हो सकती है। फ्रेंड्स, कितने लोग हैं जो कि केदारनाथ मंदिर रेगुलर घूमने जाते हैं, लेकिन 2013 में जो घूमने गए और उस समय वहां प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, मर तो गए ना। कितने लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलर तौर पर गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर घूमने जाते हैं, लेकिन सन 2002 में कुछ लोगों की किस्मत खराब थी जो कि आतंकवादी हमला के समय वहां पे घूमने गए थे। फ्रेंड्स, गलत समय गलत जगह वो फंस गए, इसलिए वो मर गए। मनोज कुमार शर्मा सही समय पे सही जगह पे मौजूद थे। ऐसा ही आपके लाइफ में भी अक्सर होने वाला है कि आप भी कभी न कभी ऐसे होगा कि गलत समय में गलत जगह मौजूद रहोगे तो आपको असफलता मिलेगी या मौत मिलेगी, और सही समय पर सही जगह पर अवेलेबल रहोगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। लेकिन आपको करना यह चाहिए कि आपको फ्यूचर ऐसा प्रेडिक्ट करना चाहिए जिसमें कि आपके सफलता के चांसेस ज़्यादा हों, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता के चांसेस हो, असफलता के चांसेस कम से कम होना चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दिया हुआ आज का ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।